नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश किया है। इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं अंकित तिवारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से आर्थिक मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं, तो इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंकित जी, पहले तो इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जैसा कि पता है आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में 2024 का अंतरिम बजट पेश किया है। आर्थिक मामलों के जानकार होने के नाते आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तौर पर ही इसे देख रहा हूँ। अंतरिम बजट था, उम्मीदें तो परवान थी, क्योंकि जो मुख्य बजट है उसके आने से ठीक पहले इस बार अंतरिम बजट इसलिए आया है क्योंकि आम चुनाव होने हैं और चुनाव में जाने से ठीक पहले अंतरिम बजट आता है। अंतरिम बजट से उम्मीद इसलिए पूरे देश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की और आम नागरिक की थी कि सरकार चुनाव में जाने से पहले बड़ी घोषणाएं करेगी, बड़े वादे इरादे दिखाएगी, लेकिन इस पूरे बजट में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, संसद की गरिमा का और भारत में लोकतंत्र की मजबूती का एहसास इसीलिए हुआ है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई घोषणा नहीं की गई। जनता को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि गरीब को गणेश मानकर काम किया गया है। 25 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के काम के वादे के साथ और देश की जनता में किन किन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत इस चुनावी दौर में होने वाली है, उन जरूरतों को भांपकर ये बजट लाया गया है। इरादे दिखाए गए हैं, विश्वास जताया गया है और ये बताया गया है कि भारत आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा और उसके साथ 2030 में 7 और 2047 में ये दिखाना कि हम विकसित राष्ट्र हैं, इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने की जो कवायद है बजट में होती हुई दिखाई दे रही है। विभिन्न सेक्टर्स पर काम हुआ है, छोटी छोटी मूलभूत जरूरतों पर फोकस किया गया है। जो आज की आवश्यकताएं हैं उन पर बजटीय आवंटन हुआ है और जो कल का यानी भारत के भविष्य का प्लान है वो खाका पेश कर दिया गया। 2047 को मद्देनजर रखते हुए विकास के पथ पर विकास की रूपरेखा लिखी गई है। जी बिल्कुल, तरीके से इस बजट में खास बात विकास जी ये भी रही है कि गांव और ढाणी के लिए तो काम हुआ ही है, सामरिक दृष्टि से काम किया गया है कि भारत सुरक्षित रहे और दूसरे हिंद महासागर और कैसे हम सामुद्रिक क्षेत्र में अगुआ बने, कैसे हम स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा बने। मैं स्पेस इकोनॉमी इसलिए बोल रहा हूं कि अब भविष्य धरातल से ऊपर उठ गया है, आने वाला भविष्य तकनीक का है, क्रांति का है और सैटेलाइट से ऊपर उठकर अब नए नए जो इनोवेशंस होने हैं उनका जमाना है। तो इस बजट में वही कोशिश दिखाई गई है कि विकास जो धरातल पर दिख रहा है अब वो आपको आकाश से, समुद्र से होता हुआ भी दिखाई देगा। एक सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत का सपना इस बजट से परिपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आत्मनिर्भर भारत में न केवल युवाओं को शामिल किया गया है, साथ में महिलाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। समाज के हर तबके को जोड़ा गया है इसमें। जी। इसमें मैं महिलाओं का इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ, लखपति दीदियों की संख्या बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री अक्सर जिक्र करते रहे, उनसे संवाद भी हुआ तब मैंने भी सुना था। लखपति दीदी कॉन्सेप्ट मुझे उस तरीके से अच्छा लगता है कि खुद मैं भी गांव से आता हूं और गांव में अक्सर महिलाएं आर्थिक तौर पर अपने पति पर, परिवार के मुखिया पर डिपेंड रहती है, लेकिन लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि वो ना केवल खुद धनवान, आर्थिक रूप से सशक्त, उसके खाते में पैसा आ रहा है, साथ ही अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करते हुए स्वावलंबी बनेगी और दूसरों को भी बनेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण, उस जिले का, उस तहसील का, उस गांव ढाणी का प्रोडक्ट भी आगे बढ़ेगा, उसका भी नाम देश दुनिया में होगा, उसे भी जानेंगे और खास तौर पर जो उद्यमिता की सोच है, आत्मनिर्भर भारत की सोच है, वो भी लखपति दीदी से बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि बजट में भले ही संख्या बल के आधार पर बताया गया हो कि अब हम 3 करोड़ लखपति दीदियों के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन इतना तय है कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो देश की जीडीपी की रफ्तार दोगुनी तेज होगी और इसका एक खाका इस अंतरिम बजट में मुझे दिखाई दिया है। जी, बात अगर नारी शक्ति की ही करी जाए तो नारी शक्ति को लेकर क्या कुछ विशेष घोषणाएं की गई हैं बजट में?
देखिए सबसे बड़ी समाज के घोषणा, हर तबके की बात कर लेते हैं। जी जी, सबसे पहले नारी शक्ति से खास शुरू करते हैं। बिल्कुल। विकास जी, लखपति दीदी की हमने बात कर ली कि अब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और विभिन्न जो उनके आयाम हैं, जो कामकाज हैं, उनकी रफ्तार बढ़ रही है। 3 करोड़ का लक्ष्य लिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम किया गया, 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनके टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये जरूरत भी थी। कुपोषण की शिकार अक्सर हो रही थी, उनका जो हीमोग्लोबिन है महिलाओं का वो लगातार कम पाया जा रहा था और विभिन्न जो चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें या राज्यों से जो रिपोर्ट आ रही थी वो चिंताजनक थी। तो सरकार ने बड़ी ही आसानी से इस पर काम करते हुए अपनी एक मजबूत भागीदारी निभाई है। नारी परिवार की समाज की दूरी वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो आगे कैसे काम चलेगा, और ये अवस्था भी ऐसी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर काम किया गया। एक छोटा सा काम और कर दिया है, चुपके से किया गया है। मुझे इसलिए लगता है कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों वो आयुष्मान भारत के दायरे में ले आए, तो एक बड़ा कदम हुआ है। और एकदम से, क्योंकि ये दोनों ही आयुष्मान भारत को लागू करने वाली अहम कड़ी है। ये गांव-गांव ढाणी जड़ों से जुड़ी हुई है, जड़ों तक पहुंचाती है और ये इस दायरे से अब तक बाहर थी। और जब इन्हें लाया गया है तो इसका मतलब यही नहीं है, सरकार ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया है कि आप हैं हमारी योजनाओं का भी अस्तित्व कुछ न कुछ, और डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे जुड़ी हुई है। गांव की ढाणी में गांव के घर पे दस्तक देने वाली ये आशा बहनें और आंगनबाड़ी कर्मी हैं जी। तो ये वहां दस्तक दे रही हैं। इनके स्वास्थ्य, इनके आयुष्मान भारत के तहत इनके जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो अब भारत महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या रहती है सर्वाइकल कैंसर की जी। उसका भी आज बजट में घोषणा हुई है कि सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन तैयार की जाएगी। जी जी, ये तो आपके और हमारे लिए भी ठीक रहेगा, कामकाजी लोगों के में भी सबके लिए अच्छा है पूरे देश। और खासतौर पर जो महिलाएं इससे, और कैंसर तो ऐसी बीमारी थी जिसमें खर्चा ज़्यादा लग रहा था। हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकारों की योजनाएं सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उससे भी इतर इसमें पूंजी खर्च हो रही थी और खासतौर पर उस लेवल पर इसे रोकने की कोशिश करने की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो टीका बनेगा और वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया जाएगा और वैक्सीनेशन पर ध्यान देने के साथ साथ एक टारगेट फिक्स किए जाएंगे। तो इससे न केवल केंद्र और राज्य का संयुक्त प्रयास, साथ ही मैं बात करना चाहूंगा खासतौर पर राजस्थान सहित उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में और खासतौर पर वहाँ जहाँ इस तरह की जो मामले ज्यादा आ रहे थे वहाँ पर ये कारगर साबित होगा। योजना थोड़े आगे की है और इस पर जब काम होगा तो संभवतः एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। करीबन 40 करोड़ से ज्यादा अपने देश के पास में युवा हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हर भाषण में कहते हैं कि सबसे युवा भारत है। उन युवाओं में सबसे बड़ी कमी रहती है स्किल डेवलपमेंट की। तो आज के बजट में करीबन 3000 नए ITI खोले जाएंगे, इनकी भी घोषणा हुई ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। जी जी, और स्किल डेवलपमेंट के लिए सेक्टर भी बढ़ाए जाने की बात की गई है और बढ़ाए जाएंगे। और खासतौर पर जो अब तक युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं उनके लिए मैंने DD राजस्थान न्यूज पर ही देखा कि रोजगार मेले भी केंद्र सरकार लगा रही है। तो कौशल युवा होंगे तो इंडस्ट्री और सरकार और युवा, इन तीनों का जो गठजोड़ और खासतौर पर उस कौशल के लिए उन्हें तय करना, क्योंकि सरकार का फोकस है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और उस लेवल का काम हो जो अब तक विदेशों में होता है। तो कुशल मानव श्रम, सस्ता और सुलभ मानव श्रम बेहद जरूरी है। और खासतौर पर उन ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के युवाओं को इस पर फोकस किया जाएगा जो सोच रहे हैं कि केवल कृषि आय के साथ ही वो अपना जीवन यापन करें या फिर वो सपना देखते हैं कि केवल और केवल सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ें। विकल्प बहुत कम रहते हैं। एक विकल्प नया दे दिया है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में, आप नेशनल कंपनी में, आपके क्षेत्र की कंपनी में भी कुशल होकर काम कर सकते हैं, काम कर भी सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा करके किसी और के लिए भी रोजगार का जरिया बन सकते हैं। जी, आपने किसानों का जिक्र किया, कृषि का जिक्र किया, तो किसानों को लेके क्या कुछ विशेष घोषणाएं की गई है? देखिए, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो किसान और मैं ग्रामीण दोनों ही इसमें भारत की जो बैकबोन कहा जाए किसानों को, तो भी कुछ कम नहीं होगा। देखिए, 4 करोड़ किसानों को PM फसल बीमा योजना का लाभ
अब तक मिल चुका है और इसका दायरा भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। खासतौर पर इसमें मैं मनरेगा भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि किसान खेती एक टाइम करता है और वही फिर मनरेगा में भी अपने आप को पाता है। और अक्सर इसमें 86,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान इस बार किए गए हैं, इसे भी आगे बढ़ाया गया। एक जो सोलर रूफटॉप सूर्योदय योजना है, इसके तहत 300 यूनिट बिजली फ्री एक बड़ी घोषणा के तौर पर मैं इसे देखता हूं। किसानों को सीधी राहत देने की जो कोशिश केंद्र सरकार की लगातार योजनाओं में दिखती रही है, वो भी इसके जरिए होती हुई दिखाई देगी। मतलब किसानों को भी राहत दी जाएगी और सोलर मिशन को भी साथ साथ में चलाया जाएगा, दोनों एक साथ में उपक्रम चलेंगे। इसमें आप और हमसे जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण विषय है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहरी और ग्रामीण में जो आवश्यकता की पूर्ति के तौर पर वो किसानों की तरफ ही हम देखते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, एक स्वस्थ जो दुग्ध उत्पादन है उसकी तरफ बढ़ सके। तो इस दुग्ध उत्पादन में केवल दूध का उत्पादन बढ़ाना नहीं, उन मवेशियों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे खान पान और कैटल फीड को लेकर भी काम होगा। तो ये पूरा एक समेकित योजना है जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी और किसान एक स्वस्थ उत्पाद निर्माता भी बन सकेगा। और दूध की जो कमी अक्सर डेयरियों में हमें दिखाई देती है, उसमें भी एक क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक और पहल की गई है किसानों के लिए, 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा। ये एक अच्छी घोषणा है और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। और मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख किसानों को रोजगार, एक बड़ी पहल इसे भी कहा जा सकता है। और फसलों पर NaNO डैप का इस्तेमाल करने की भी यहाँ पर बात की गई है। तो एक ओवरऑल कह सकते हैं कि किसानों के लिए इस अंतरिम बजट में जो योजनाएं चल रही थी उनकी रफ्तार को बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी तुरंत, उसको कहा गया है कि अंतरिम बजट के जरिए देश के किसानों को वो सौगात भी मिली है। देश की जो सुरक्षा है वो काफ़ी अहम है देश के लिए, पूरे विश्व में देश का नाम रहे, देश की जो सुरक्षा की दृष्टि से GDP में जो खर्च होता है वो अभी तीसरे नंबर पे। और यही कारण है कि आज 3.4% GDP का जो आज बजट में जो घोषणा करी गई है रक्षा के लिए, वो GDP का 3.4% है। 1,11,111 करोड़ रुपए। अगर जी बिल्कुल, रक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह के हालात पूरे विश्व में बन रहे हैं तो उसकी तैयारी आज से ही करनी होगी। और भारत रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। ये शब्द मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि अब तक ये होता रहा है कि ज़्यादातर सैन्य सेवाओं से जुड़े हुए और ऐसे उपकरण जो सीमा पर मुस्तैदी के लिए जवान की ज़रूरत होते हैं वो हम बाहर से मंगवाते रहे हैं। अब की बार कोशिश ये की जा रही है कि यहीं पे भारत में ही विभिन्न राज्यों में वो हों और ना केवल उनका उत्पादन यहाँ पे बढ़े, साथ ही कुछ ऐसे उत्पाद जो यहाँ पर होने उन दिन में तकनीकी सहायता की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर और साथ में इन्हें ट्रेनिंग्स के लिए भी जो मॉड्यूल्स तय होते हैं, उसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि अब रक्षा के मामले में तो बजट अब की बार बढ़ा है, वो ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर जो इंफ्रा डेवलपमेंट में खर्च होगा। कुछ इंडस्ट्रीज को राहत भी यहाँ पर सैन्य सेवाओं से जुड़ी हुई इंडस्ट्री जो उपकरण निर्माता है उनको दी जाएगी। और साथ में कुछ बड़े सौदे भी यहाँ पर होने हैं। खासतौर पर अगर समुद्री क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने अभी आई थी जब भारत के जहाज़ों पर हमला हुआ था और बंदी बनाने की कोशिश हुई थी। भारत सरकार की सक्रियता से वो सब मामले सुलझ गए, लेकिन भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए समुद्री क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। खासतौर पर सुपरसोनिक जो सुविधाएं हैं, पनडुब्बियां हैं, उन पे काम होगा। और कुछ ऐसे जो ड्रोन हैं जो सप्लाई चेन को बढ़ा सकते हैं, छोटे हथियारों को इधर से उधर ले जा सकते हैं और सीमा क्षेत्र में निगरानी बेहतर कर सकते हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है। एक समय था जब सैन्य खर्च पे जो खर्चा होता था वो सबसे अंतिम पंक्ति में रखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सैन्य जो खर्च है वो सबसे ऊपर की पंक्ति पे, क्योंकि देश की जो सुरक्षा है वो काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है। देश सुरक्षित रहेगा तभी तो नागरिक सुरक्षित रहेंगे। देखिए, आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके वित्तीय हालात, उनकी आंतरिक स्थिति और ख़ासतौर पर जब भी जिक्र होता है तो बिल्कुल पड़ोस से लगता हुआ पाकिस्तान है और ये तो हम राजस्थान की धरा में है, यहाँ से तो सीमा भी सबसे ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर आंतरिक हालात इस तरीके के बने हैं कि ये विस्फोट अगर होता है तो सुरक्षा हमें पहले से करके रखनी होगी। और इन्हीं के तहत और ख़ासतौर पर इस पूरे रक्षा बजट में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो रक्षा बजट में सैनिकों के
उचित रख रखाव की बात करें, उनके वेतन भत्तों की बात करें, इसके साथ साथ इनके जो उपकरण बनने हैं और भारत में बनने हैं, उसके साथ साथ नई तकनीक अब लगातार आ रही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये पाया गया जब भी ऐसी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां हुई तो उनके पास ऐसे हथियार थे जो आधुनिकतम माने गए। इस टेक्नोलॉजी के साथ सीमा पर जवान को सुरक्षित रखना बड़ी प्राथमिकता के तौर पर केंद्र सरकार की है। ऐसे में उन पर खर्च होगा और ये खर्च संभवतः रक्षा बजट में हमेशा से रहता है कि ये इस साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम स्टैंड करेंगे और फिर इस बजट का उपयोग अन्य तरीके से अन्य जो सेक्टर्स हैं उनमें हो सकता है, अन्य वर्गों में कर सकते हैं। रक्षा के बाद में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है देश में परिवहन की सुचारू रूप से व्यवस्था हो। तो रेलवे ने 40,000 जो रेलवे की 40,000 जो बोगियां उनको वंदे भारत की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। क्या लगता है आपको? देखिए, रेल सेवाओं का विस्तार बेहतर तरीके से हो रहा है। अब रेल भी आधुनिक हो रही है। परंपरागत जो डब्बे थे उनको बदलकर 40,000 नॉर्मल जो रेल के डिब्बे हैं वो वंदे भारत में बदले जाएंगे। ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि आम नागरिक रेल सेवाओं में सुविधाजनक सफर कर पाएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हैं भारत में रेल सेवाओं का उपयोग सुदूर यात्रा के लिए किया जाता रहा है। तो आम नागरिक 24 घंटे से ज़्यादा की यात्रा रेल में करता है, तो वहाँ पर उसे बेहतर साफ सफाई मिले, वहाँ पर बैठने की सुविधाएं बेहतर तरीके से हो सकें, आरामदायक रहे और उसकी यात्रा सुकून और आनंद में ही रहे, उसकी पहल के तहत किया गया होगा। इसके अतिरिक्त एक बड़ा काम माल भाड़े के तौर पर भी किया गया है। ऊर्जा, खनन और सीमेंट, इन तीनों सेक्टर के लिए अलग से रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है और भारतमाला प्रोजेक्ट और अन्य जो सागरमाला प्रोजेक्ट और खासतौर पर कुछ ऐसे कनेक्टिंग हाईवेज जिस तरीके से पूरे भारत में जो जाल बिछ रहा है उसके साथ साथ रेलवे को भी मजबूत किया जाए और खासतौर पर जो अधिक एक्सीडेंट होते थे, मैं इसमें मानवीय दृष्टिकोण का भी पुट डालना चाहूँगा कि ज़्यादातर ट्रक लंबी दूरी पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की यात्राएं करते हुए माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्य राज्यों से दूसरे राज्य पहुंचाते थे, तो उनमें दुर्घटना की आशंकाएं ज़्यादा रहती थी। उनमें भी कमी आने के लिए ये सारी कोशिश की गई है। बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो एनर्जी के विकल्प के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध होंगे, ये भी इसी लाइन में देखा जाए कि अभी शहरी क्षेत्रों में आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे आज शहरी क्षेत्रों में भी ई व्हीकल्स पर जोर दिया जाएगा, ताकि सरकारी जो खासतौर पर स्टेट गवर्नमेंट है उन पर फ्यूल का जो खर्च है, जो कंजप्शन है वो कम हो, बचत ज्यादा हो, ये कोशिश की जाएगा, इको फ्रेंडली हो। और इसके साथ साथ रेलवे समुद्र मार्ग को जोड़ने पर काम होगा, ये जरूरी भी है। मैं बार बार समुद्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि भारत सरकार का फोकस खासतौर पर जो महासागर भारत के सराउंडिंग एरियाज में है उन पर फोकस है, और वहाँ से जब आप सीधे पोर्ट से सुविधाएं जोड़ देंगे तो आप कम खर्चे में उत्पाद पहुंचाएंगे और राहत सीधा भारत के नागरिक को। आपने महासागर का समुद्री यात्रा का जिक्र किया, तो आज के बजट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 का भी घोषणा हुई है। जी देखिए, जो अब तक अछूता था ये पार्ट, लेकिन इसके ऊपर लगातार कार्य किए जा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी पे। हमारे ज़्यादातर जो खासतौर पर चीन इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। श्रीलंका की बात करें और अगर हम बात करें मालदीव के लिहाज से या नेपाल और पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही सहयोग चीन लगातार कर रहा है, और उन्होंने टारगेट से हमारे महासागरों को ही बनाया है। हालांकि भारत एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी सामरिक दृष्टि से चाहे वो आर्थिक कॉरिडोर के बहाने चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसे में भारत को भी एक कदम आगे ले जाने की कोशिश में केंद्र सरकार दिखाई दे रही है इस बजट के जरिए। और 100% ये जो प्रोजेक्ट्स जब आगे बढ़ेंगे तो इससे ना केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही भारत की आर्थिक सशक्तिकरण और वर्ष 2047 का जो टारगेट तय किया है उसे और करीब लाने की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी, आपने मालदीव का जिक्र किया, तो आज के बजट में लक्षद्वीप पर भी, लक्षद्वीप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो पर्यटन क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं जो भविष्य की गर्त में छुपी हुई है, उसके ऊपर भी कार्य करने की घोषणा करी गई है।
देखिए लक्षद्वीप तो बड़ा पिछले चर्चा कई में दिनों भी से रहा सुर्खियों है, में रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है वो कहते हैं ना कि किसी का सहारा लगने से वैतरणी पार हो जाती है। और तो लक्षद्वीप के बहाने जो देश में अन्य द्वीप हैं उनके विकास की भी एक समेकित कार्य योजना बनने तय हो गई है और उनका भी विकास होगा। भारत पर्यटन संभावनाओं से प्रचुर देश है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भारत विविध मामलों में अच्छा है, लेकिन भारत जैसा आप मौसम कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु, ये सारी चीजें इसी देश में मिलती हैं। ये पर्यटन के लिए हमेशा उम्दा है। यानी जो जिस देश का व्यक्ति जैसा माहौल जैसा मौसम में भारत आना चाहे मिल जाएगा, उसके लिए भारत अनुकूल है और भारतीयों के लिए तो डेफिनेटली। तो अब आंकड़े भी देखेंगे आप तो भारत में पर्यटन की रफ्तार भी बढ़ रही है और कोरोना के बाद जो संभावना है, लोगों का मन घूमने के लिए हो रहा है। तो तमाम विश्व की बात करें या भारत भी एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ के लोग भी आपस में पर्यटन के लिहाज से अन्य राज्यों में जाना पसंद करते हैं, तो दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा और ये पर्यटन सेक्टर में आर्थिक विकास की रफ्तार को भी तेज करेगा। जी, एक बजट में एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जी, जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। देखिए राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं भारत की जरूरत है। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है, ये राहत है उनकी, केंद्र सरकार की एक मानवीय पहल के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर हम देखा जा रहा है। कोरोना के बाद में काफी कुछ जो स्थितियां हैं मैंने जिक्र इसीलिए भी किया इसका, क्योंकि अब आप जमीन को खींचकर नहीं बढ़ा सकते। जमीन जितनी है उतनी रहेगी, संसाधन भी उतने रहेंगे, और जब आपके पास भार बढ़ता है जनसंख्या के लिहाज से, तो बहुत सारे सरकारी संसाधन और जैविक मानविकी की जो पारिस्थितिक तंत्र है, और खासतौर पर G20 देशों के अगर समझौते की तरफ भी आप उनमें जो चर्चाएं हुई, उनमें भी ये एक विषय हमेशा से रहा था। जब बड़े जनसंख्या वाले देश सभी अपने यहाँ इसे लागू कर रहे हैं, भारत में भी इसे करने की कोशिश है, तो मैं इसे कहूँगा कि इसे राजनीतिक तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, इसे भारत की भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर देखने की जरूरत है। ये आवश्यकता भी है और संभवतः कमेटी जो निर्णय करेगी, जो सुझाव देगी, उन सुझावों के आधार पर आगे नीति भी तय होगी और भारत में ये राजनीति की बजाय सामाजिक, आर्थिक और भारत के हित की बात के तौर पर मैं इसे देखता हूं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है। जी, देखिए ये हमेशा आंकड़े जादुई होते हैं। आंकड़े डराते हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ गया, लेकिन इस बार जैसा कहा गया कि राजकोषीय घाटे में अब की बार 5.1% की कमी की बात कही गई है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी आप देखें तो वर्ष 2023 के जो आंकड़े थे, करीब 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत पर था, जिनमें से 161 करोड़ केंद्र सरकार और करीब 44 लाख करोड़ राज्य सरकारों का कर्ज है। और ये कर्ज एक बड़ी दिक्कत बनता हुआ नजर आ रहा था। केंद्र सरकार लगातार इसे चुकाती है, राज्य भी अपने संसाधन पर चुकाते हैं, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि आय भी बढ़ाई जाए। तो राजकोषीय घाटा अभी कम हुआ है, इसे और कम करने की जरूरत है, इसे और कम किया जाएगा। इसका एक विकास का वादा, इरादा दिखाया गया है, और ये जो इंफ्रा डेवलपमेंट में जो पैसा लगाया गया है वो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया गया है। ज़्यादातर जो पैसा है वो या तो कर्ज में जा रहा है या फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति में जा रहा है, जिन्हें धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो ये कोशिश की जा रही है, तो ये कम होगा, लेकिन अभी उस लेवल पर मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक स्थिति में अभी भी नहीं है, इसे और कम होना, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम में इंपोर्ट ज्यादा है, ये भी बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। और दूसरा, पिछले 10 वर्षों में जो कर संग्रह हुआ है, जैसा आज बजट में मंत्री जी ने कहा है कि कर संग्रह भी दुगुना तिगुने की रफ्तार। जी, इनकम टैक्स के बारे में कहा कि 3 गुना हो गया है, और जीएसटी संकलन के डेटा उन्होंने पेश किए कि ये 1,61,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये सुहाने आंकड़े हैं और ये बताते हैं कि भारत में खरीद क्षमता, बिक्री क्षमता दोनों ही तेजी से बढ़ रही हैं। भारत आर्थिक आधार पर सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, लेकिन इसमें सतत रहने की ज़रूरत है। और जीएसटी आने के बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, बदलाव भी हुए, परिस्थितिजन्य कुछ चीज़ें भी चेंज हुई हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे भारत का युवा
नौकरी पेशा युवा, कारोबारी युवा अब उस आवरण में आते जा रहे हैं। पहले दो तरह की इकोनॉमी भारत में चलती थी, एक कह सकते हैं कि खुदरा के तौर पे जिनमें कैश इकोनॉमी के कैश फ्लो था और एक अकाउंट फ्लो था। तो अब धीरे धीरे उसे चाहे यूपीआई के जरिए हम बात कर लें, आई मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, उनके जरिए और बैंक खातों से ही बड़ा लेन देन करने की जो बाध्यताएं हैं, और कॉर्पोरेट कंपनियां भी अब आ गई हैं। नई सोच का भारत है, तो टैक्स अदा करने में भी पीछे नहीं रहता। तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ेगा और संभवतः भारत की आय 2047 से पहले उस लेवल पर होगी जब विकसित भारत की परिकल्पना के तौर पर हम देख रहे हैं। दूसरा, टैक्स पेड करने वालों की भी संख्या में इजाफा हुआ है। जी, पहले मुश्किल से गिने चुने 2%, 1% लोग ही भारत के टैक्स देते थे, लेकिन अब ये दायरा भी बढ़ा है। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है इसमें जागरूकता का। बिल्कुल, जागरूकता का भी संकेत है। दूसरा सबसे बड़ा है कि भारत में कर्ज लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में जब तक आप आईटीआर नहीं भरेंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दरवाजे यानी कि वेबसाइट पर जाकर अपना लेखा प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो आप उस दायरे में नहीं आएंगे। तो हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हालांकि अलग अलग तरीके से कर रही है, तो वो भी जागरूकता बढ़ी है। नहीं, जिस तरीके से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कुछ भी अब आज के दिनों में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है किसी से। देखिए, सीधे तौर पर पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम, आप 7 लाख तक तो आनंद उठा सकते हैं और 7 लाख से कम की आय ज्यादातर भारतीयों की है। तो ऐसे में उन्हें आईटीआर भरने में कोई परेशानी भी नहीं होती, टैक्स देना भी ज्यादा नहीं होता। तो ये संख्या बढ़ना बताता है कि भारत का करदाता हालांकि हमेशा से मैं कहता हूं कि विनम्र रहा है और पारदर्शी रहा है और खास तौर पर ईमानदार रहा है। मैं फिर इसमें प्रधानमंत्री जी के पिछले कई वर्षों के, वो हमेशा आपने देखा होगा जब भी वित्त मंत्रालय और खासतौर पर सीबीडीटी के अधिकारियों की बैठक होती है, तो उसे संबोधित करते हुए हमेशा ईमानदारी पर फोकस करते हैं। वो ईमानदारी का फोकस भारतीय टैक्स पेयर ने ले लिया। ईमानदारी का परिणाम नजर भी आ रहा है। अंतिम प्रश्न, विकसित भारत 2047 का जो सपना मोदी जी ने देखा है, उसको लेकर कितना कुछ सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ओवरऑल मैं अंतरिम बजट में कह सकता हूं कि बढ़ते हुए भारत की परिकल्पना का साक्षी है और ये एक पूर्ण बहुमत की सरकारी साहस कर सकती है कि चुनाव जब सामने दिख रहे हो तो कोई लोक लुभावन या ऐसी कोई लॉलीपॉप वाली योजनाएं नहीं लाकर धरातल की बात की जाए और विकास के जिन पॉइंट्स को जरूरी है इस आम चुनाव के दौरान भी सतत प्रवाहित रहना, उन्हीं पर जोर दिया गया है। खासतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ाने की बात करें, किसानों को मदद की बात करें, तो मैं कहता हूं कि ये और इसके अलावा सौर ऊर्जा, ई चार्जिंग स्टेशन, बड़े छोटे छोटे कदम ऐसे उठाए गए हैं जो जरूरत है। तो मैं कहता हूं कि बजट में अनावश्यक बर्डन नहीं लिया गया है, केवल उन अंतरिम बजट में उन मुद्दों को शामिल किया गया है जो आपकी हमारी भारत के आम नागरिक की जरूरतें हैं और भारत के आम नागरिक के साथ साथ इस सुरक्षा का जिम्मा भारत की सरकार पर है। ऐसे में बाह्य और आंतरिक आवरण के लिए जो रक्षा के तौर पर काम किया गया है, वो सारी चीजें मैं कह सकता हूं कि 2047 का लक्ष्य भले ही तय किया गया हो, लेकिन रफ्तार यही रही, इरादे यही रहे, तो जल्दी कुछ वर्ष पहले हम उस विकसित राष्ट्र की परिकल्पना पर पहुंच सकते हैं। जी, कुल मिलाकर विकासशील से भारत ने विकसित भारत के सपने को देखना शुरू कर दिया है और न सिर्फ देखना शुरू किया है, उसके विकास के पथ पर अग्रसर होना भी शुरू कर दिया है। अंकित जी, आज इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सरलता के साथ में आपने बातें रखी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।